गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो 12 के लिए है और 12 वाले बच्चों को पता होगा कि चैप्टर 3 चल रहा है। आज चैप्टर 3 का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके कई क्लास पहले हो चुके हैं, वो क्लास अभी कंटिन्यू कर रहा है चूंकि चैप्टर समाप्त हुआ नहीं है। तो आज इस चैप्टर में एक पार्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके पहले फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बता चुके थे और हम इम्प्लांटेशन बताए थे। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है इसका मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी शुरुआत हो गई। हम उसमें भी बताए थे कि प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है वह इम्प्लांटेशन में काफी मदद करता है। प्लेसेंटा केवल इम्प्लांटेशन में मदद नहीं करता है बल्कि उसके कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जिसका नाम पहले बता चुके थे। अब आगे हम ये लिखने जा रहे हैं कि बिसाइड्स द प्लेसेंटल हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में जो प्लेसेंटल हार्मोन बनता है या उसका सिक्रेशन होता है, उसके अलावे भी कई प्रकार के हार्मोन्स हैं जिसका सिक्रेशन होता है और उसका लेवल ब्लड मां के ब्लड में बढ़ जाता है। वही लिखने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, अदर हार्मोन्स में कौन कौन है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, एटीसी। माने इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेसेंटल हार्मोन्स है इसके अलावा ये हार्मोन सब भी ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसका जो लेवल है वो मां के ब्लड में बढ़ जाता है। अब ये हार्मोन क्यों जोड़ी है, विच इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये हार्मोन मदद करता है उस बच्चा जो मां के नहीं बन रहा है उसको कहते हैं एम्ब्रायो या फीटस, उसके ग्रोथ के लिए आवश्यक है। मां के बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंजेज होना है, जो इस बच्चे की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, उस चेंजेज के लिए हार्मोन आवश्यक है। साथ साथ ये 9 महीना बच्चा मां के बॉडी में रहेगा, डेवलपमेंट करेगा, उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ये हार्मोन मदद करता है। इसमें ये सारे हार्मोन्स, ये सब रोल उसका है। अब डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेज होता है देखोगे। जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद द इनर सेल मास ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, थोड़ा सा पीछे क्लास में देख लेना, फिगर बना हुआ होगा ब्लास्टोसिस्ट का। तुमने देखा था ब्लास्टोसिस्ट में हमने लिखा था कि सेल का चारों से एक लेयर होता है जिसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। अंदर में जो स्पेस है उसका नाम है ब्लास्टोसील। उसी ब्लास्टोसील में किनारे में कुछ सेल का गैदरिंग था, गुच्छा था, उसका नाम था इनर सेल मास और पूरे स्ट्रक्चर का नाम था ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट है उसके अंदर था इनर सेल मास। अब क्या करता है इनर सेल मास, डिफरेंशिएट कर जाता है, डेवलप करके बट जाता है 3 जर्म लेयर्स में। सभी सेल में संख्या बढ़ती है। पहले जब काफी संख्या हो जाता है तो सभी सेल मिलकर के 3 लेयर बनाता है जिसका नाम है प्राइमरी जर्म लेयर्स। और तीनों का नाम है, एक का नाम है एक्टोडर्म, एक का नाम है मेसोडर्म और एक का नाम है एंडोडर्म। तीनों कहां है यह भी लिखा हुआ है। एक्टोडर्म आउटर लेयर को कहते हैं, मेसोडर्म मिडिल लेयर को कहते हैं और एंडोडर्म इनर लेयर को कहते हैं। These primary germ layers give rise to all tissues and organs in fetus। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि इनर सेल मास से सबसे पहले 3 जर्म लेयर बनता है और यही 3 जर्म लेयर
बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। तो यही सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, दीज प्राइमरी जर्म लेयर्स गिव राइज। ये जो प्राइमरी जर्म लेयर्स से उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, बनता है, ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ फीटस। उस फीटस में डेवलपिंग जो बच्चे हैं उसके बॉडी में जितने टिश्यूज हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, सब इसी 3 जर्म लेयर से बनता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कैसे बनता है। देखो बच्चों, घर में दूध होता है ना, दूध की क्षमता है दही बनाने की, दूध की क्षमता है पनीर बनाने की, और दूध की क्षमता है मक्खन बनाने की। मक्खन की क्षमता नहीं है खोआ बनाने की, मक्खन की क्षमता नहीं है दही बनाने की। इसका मक्खन से दही नहीं बनेगा और दही से मक्खन नहीं बनेगा, यह दूध से ही बनेगा। इसका दूध एक ऐसा हमारा मटेरियल है नेचर में जिससे कई चीज बनते हैं, मिल्क प्रोडक्ट कहलाता है। उसी तरह ये जो इनर सेल मास है उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है स्टेम सेल्स। उसी सेल में ये पोटेंसी है, ये क्षमता है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। उसी सेल में ये क्षमता है बॉडी में जिस टिश्यूज की जरूरत है, जिस ऑर्गन की जरूरत है, वो ऑर्गन बना दे। तो जिस सेल से डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, उस सेल का नाम है स्टेम सेल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सेल होता है हमारे जीवन के लिए। अब आते हैं, जैसा कि पहले से बच्चों को पता होगा, जो 12 का बच्चा, हम तो बच्चा इसलिए कहते हैं काफ़ी छोटा एज होता मेरे सामने में, एक्चुअली बच्चा रहता नहीं तो युवा हो जाता है। कभी कभी उस एज के सारे बच्चों को पता रहता है कि माँ के शरीर में बच्चे को बनने में 9 महीना लगता है। यह हम ये बताने जा रहे हैं पहला महीना में क्या होगा, दूसरे महीना में क्या होगा, हर मंथ में क्या क्या चेंज होता है। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, जब पहला महीना समाप्त होता है उस समय तक जाते जाते बच्चे में फीटस में डेवलपमेंट होता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जीवन में सबसे पहला ऑर्गन हार्ट बनता है, वो भी कब, 1 महीना की प्रेगनेंसी के बाद। पहला महीना समाप्त हो गया, हार्ट बन के तैयार। तो सबसे पहला ऑर्गन हार्ट है जो पहले बनता है। फिर सेकेंड मंथ समाप्त होगा प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप इन फीटस। वो जो डेवलपिंग चाइल्ड है जिसको फीटस कहते हैं, उसके बॉडी में लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स का मतलब हाथ और पैर दोनों। हाथ के बारे में तुमने पढ़ा होगा, ये हमारा अगला पैर है, कह सकते हो 4 लिम्ब। पैर को कहते हैं हिंड लिम्ब। तो हाथ और पैर मतलब अगला हाथ और पिछला पैर दोनों जोड़ा जो लिम्स का है वो बन जाता है। उसमें उंगलियां भी तैयार हो जाती है। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, 12 वीक का 3 महीना, और उसको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बच्चों एक नाम सुना होगा तुम लोग, सेमेस्टर। 6 महीना पर जो परीक्षा होती है उसको कहता है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सेकेंड सेमेस्टर। बहुत जगह हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटी में यह सेमेस्टर सिस्टम लागू है। हाँ, कुछ कोर्स में लागू नहीं है। तो सेमेस्टर मतलब क्या होता है, 6 मंथ पर जो होता है उसको सेमेस्टर, ये 3 मंथ पर होता है इसलिए ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, अधिकांश ऑर्गन का अधिकांश पार्ट बन के तैयार हो जाता तीसरा महीना के अंत में। और चौथा महीना स्पेशल नहीं है, उसी ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। लेकिन 5वां महीना जब समाप्त होती है, उस 5वें महीने में क्या क्या होता है, समाप्ति से पहले माने 5वें महीने में हेयर्स एपियर ऑन हेड। बच्चे का जो मां के बने बच्चे बन रहे हैं उसके हेड पर बाल निकल आता है। एंड मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड।
बाय द मदर, और मां के बॉडी में बच्चे घूमने लगते हैं। देखो बच्चों, अगर तुमको हम कहेंगे आंख मूंद लो, आंख बंद कर लो, बंद कर लिया, तुम्हारे हाथ पर एक छोटी सी कीड़ा को रख देंगे, चलेगा कीड़ा, बंद आंख में भी तुम समझ जाओगे कि कोई कीड़ा मेरे बॉडी पर चल रहा है। उसी तरह ये बच्चे जो समाप्त हो जाते हैं, टाइम जो है लगभग 5 महीना समाप्त हो जाता है, तो इस बच्चे में मूवमेंट शुरू हो जाता है, मां को थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू कर देता है। और जो मां प्रेग्नेंट है उस मां को पता चलने लगता है कि हमारे बॉडी में बच्चे थोड़ा मोड़ा घूमना शुरू कर दिया है, मां महसूस कर लेती है। तो यदि बच्चे का चलना मां के बॉडी में शुरू हुआ, इसका मतलब समझ लो लगभग 5वां महीना समाप्त होने वाला है। ये तो 5 महीने का था। इसके बाद 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां क्या होगा, इसके बाद बताते हैं। देखो, इसके पहले बता चुके थे तुमको कि 5वां महीने की जो प्रेगनेंसी होता है उसमें फीटस में क्या चेंज होता है। अब आते हैं 6ठा महीना, जिसको लेते हैं 24 वीक्स। 24 मंथ का मतलब, 24 वीक का मतलब होता है 6 महीना। देखो बच्चों, बताए थे, फिर बता रहे हैं ट्राइमेस्टर। हिंदी में एक शब्द होता है 6 माही। 6 माही मतलब 6 महीना, तिमाही 3 महीना, जिसको 3 महीना को अंग्रेजी में ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 महीना क्या हुआ, दूसरा ट्राइमेस्टर हुआ। तो 6 महीना के एंड में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स। 5वें महीने के अंत में आ जाता है हेड पर बाल। 6ठे महीने के अंत में क्या होता है, पूरे बॉडी पर बाल आ जाता है। आई लीड सेपरेट। बच्चों में आंख की तरफ देखो, जब मैं आंख मूंद लेता हूं ऐसे बंद रहता है। ये जो कवर है आंख का नीचे वाला ऊपर वाला, इसको आई लीड कहते हैं। 5वें महीने बच्चे ऐसे ही बंद रहता, आंख बिल्कुल बंद रहता है। 6ठे महीने में ऐसा लगता है कि इसको यहां से ऐसे करके इसको अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, इस तरह से आंख खुल जाता है। तो 5वें महीने में आंख बंद रहता है, 6ठे महीने आंख खुल जाता है। आज जब देखते हो कि आंख खुला हुआ है तो आंख के इस बॉर्डर पर बाल का चेन दिखलाई दे रहा है, सीरीज दिखलाई दे रहा है। उस बाल को यहां जो आंख के आई लिड के अंदर जो बाल है, इसको आईलेसेस कहते हैं। आंख के ऊपर जो यहां बाल है उसको आई ब्रो कहते हैं। तो 6ठे महीने में क्या क्या हुआ, बॉडी पर बाल आ गया एक। ये जो आई लीड्स है वह सेपरेट हो गया, मतलब एक दूसरे से अलग हो गया। एंड आई लैसेज आर फॉर्म्ड, और आंख के लीड पर, आई लीड पर जो बाल है वो भी आ गया। इस समय तैयार आते बॉडी लगभग पूरा तैयार हो गया है। एक चीज और यहां बच्चों बता दूं, हमारे समाज में कई प्रकार की अंधविश्वास है। ऐसी बातों को समाज में कुछ लोग बोलते हैं जिसको साइंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे भूत के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, डरते तो है बहुत सारे लोग। इस तरह यहां एक अंधविश्वास क्या है कि हमारे सोसाइटी में कि 7वां महीना का बच्चा जन्म लिया तो बच जाएगा, 8वां वाला मर जाएगा, 9वां वाला ठीक ठाक है। ये 8वां वाला मर जाएगा, गलत साइंस है। जहां तक सवाल है बच्चों के मरने का, तो 7वां ही मरता है, 8वां मरता है, 9वां भी जन्म के बाद मर जाता है। कोई गड़बड़ी होती है तो रूल नहीं है कि 8वां महीना जो बच्चा जन्म लेगा वो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं। बल्कि सच्चाई ये है कि 7वां महीना जो बच्चा जन्म लेता है वो कमजोर है। जब 7वां महीना का बच्चा जन्म लेता है उसको डॉक्टर स्पेशल केयर करते हैं, आईसीयू में रखते हैं। 8वां वाला 7वां से ज्यादा डेवलप्ड है, 9वां वाला सबसे डेवलप्ड है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा बच्चे का डेवलपमेंट बढ़ता है, माइनस की ओर नहीं जाता है। इस 6ठा से बढ़िया 8वां, ये 7वां से बढ़िया 8वां, 8वां से बढ़िया 9वां। ये कंफ्यूजन दूर कर लो, 8वां वाला मर जाता है। खैर, अब आते हैं 7वां 8वें महीने में कुछ नहीं होता है, केवल बॉडी का साइज बढ़ता है।
9वां महीना में बॉडी का साइज बढ़ता है, प्रॉपर साइज हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द 9 months ऑफ द प्रेगनेंसी, जब 9 महीना समाप्त हो जाता है प्रेगनेंसी का, फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड। ये जो फीटस है, मां के बॉडी में बच्चे बन रहे हैं, बिल्कुल तैयार है, फुल्ली बिल्कुल डेवलप कर गया एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, और वो बाहर निकलने को, जन्म लेने को तैयार है। अब अगला टॉपिक है पार्चुरेशन। अब जो हमने कहा जन्म लेना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जन्म लेना, माने मां के बॉडी में जो बच्चे हैं, मां के बॉडी से बाहर आ गया, इसको कहते हैं जन्म लेना। इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में पार्चुरेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months। देखो मनुष्य के केस में क्या होता है, जितने नेचर में एनिमल्स हैं सभी में बच्चे के बनने का पीरियड अलग अलग होता है। मनुष्य में ये पीरियड है लगभग 9 महीने का, और दिन में अगर हम बात करें लगभग 280 दिन। इसका एग्जैक्ट 280 नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन लगभग इस समय में जाते जाते बच्चे का बॉडी पूरा तैयार हो जाता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो गया और बच्चे का डेवलपमेंट समाप्त हो गया, इस बीच की जो पीरियड है, टाइम है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ द फुल्ली फॉर्म्ड यंग, पूर्ण रूप से तैयार जो यंग है, फीटस है, उसको जो बाहर निकालने का प्रोसेस है, कहां से बाहर, मदर्स यूटेरस, मां के यूटेरस से बाहर। चूंकि याद होगा तुमको कि इम्प्लांटेशन हुआ था यूटेरस में, उसके बाद वहीं पर 9 महीना बच्चे रह करके पूरी की पूरी डेवलपमेंट करता है। जब पूरा डेवलप हो गया तो मां के यूटेरस से बाहर निकलेगा। कब, आफ्टर द गैस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो गैस्टेशन पीरियड के बाद फुल्ली डेवलप्ड जो बच्चे हैं मां के यूटेरस से बाहर निकलते हैं, इसी को कहते हैं पार्चुरेशन, विच इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन मैकेनिज्म। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानोगे ना कि आखिर बच्चे कब निकलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं मां को कि मम्मियों को बाहर कर दीजिए, या मां कहती है बच्चे को बुआ तो बाहर निकल जाओ? ऐसा नहीं होता है। तो फिर मां को कैसे पता चलता है, बच्चे को पता निकल जाना चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए नेचर ने एक सिस्टम बनाया, इसका नाम है न्यूरो इंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलकर के इस मैकेनिज्म को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन अराइज फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। एक्चुअली ये जो बच्चे हैं जो मां के दिन बन रहे हैं फीटस, वह उसके बड़े की चार बोल याद होगा, प्लेसेंटा, ये सिग्नल देता है मां को कि अब हमको निकाल दीजिए। तो ये जो पार्चुरेशन का सिग्नल है, बच्चे निकलने का जो सिग्नल होता है, वो कहां से तैयार हुआ है? वह जो फुली डेवलप्ड फीटस है, जो बच्चे तैयार है मां के उसके द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा। सिग्नल किस रूप में? ये दोनों मिलकर के क्या करता है, मां के जो यूटेरस हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन, इसको संकुचन कहते हैं, दबने लगता है। और यह जो मां का यूटेरस जो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, इसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इस बात की सूचना मां को हो जाती है नर्वस सिस्टम के द्वारा, और मां में किसको? उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को। और तब पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, नाम है उसका ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब फुली डेवलप्ड जो बच्चे हैं वह, प्लेसेंटा, ये दोनों मिलकर के क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और वहां से नर्वस सिस्टम के द्वारा सूचना आ जाती है मां के पिट्यूटरी को, ताकि हार्मोन निकले। तो नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब ये मां के बॉडी से जो निकला, मां का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से निकला ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा? जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसको और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक और चीज बच्चा बता देते हैं तुम लोगों को, ये जो क्रिकेट है ना, बड़ा पॉपुलर गेम हो गया है। जब मैदान में जो
प्लेयर होते हैं हमारे टीम जिसको हम पसंद करते हैं, हमारे कंट्री का होता है, जब छक्का मारता है देखते हो पूरी की पूरी जो ऑडिटोरियम है, स्टेडियम है, पूरा भरा रहता है, खूब कस के क्लैपिंग करता था है, इंडिया इंडिया बोलता रहता है, क्रिकेट का नाम बोलता रहता है, कुछ कुछ बोलता रहता है, जय हिंद जय भारत क्या क्या बोलता रहता है। प्लेयर एक्साइटेड हो आता है, खुश हो जाता है, फिर वो कोशिश करता है एक बार और छक्का मारता है, सही में लग गया, एकदम देखो पूरा स्टेडियम में हाहाकार, एकदम हल्ला होने लगता है। इसका तो क्या हुआ, तुम्हारा हल्ला, क्लास में हल्ला कर तो डांट पड़ जाती है, वहाँ हल्ला नहीं करो, डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ हल्ला डिस्टर्ब नहीं करता है, उस प्लेयर को एक्साइट करता है और उसको ब्रेवनेस का चर्चा करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पिट्यूटरी निकला, ये पिट्यूटरी का जो ऑक्सीटोसिन है वो निकला, और वो कहाँ आएगा, माँ का यूट्रस को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब फिर जहाँ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, फिर वहाँ जाएगा पिट्यूटरी की सूचना, फिर वहाँ से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है, ऑक्सीटोसिन भी वहाँ से सिक्रीट होता रहता है, और दोनों का साइमल्टेनियस रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अंत में ये यूट्रस इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बच्चे के बॉडी पर प्रेशर डालता है, तुम बाहर निकलो। एक और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, तो लोग होली में पिचकारी से खेला हुआ क्या होता है, थोड़ा सा दाबते हैं थोड़ा रंग निकलता है, थोड़ा आप दाबते हैं, जितना ज़्यादा दाबते हैं रंग निकलता जाता है। उसी तरह जितना ज़्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, मदर का जो पिट्यूटरी है उसके ऑक्सीटोसिन के निकलने से, ऑक्सीटोसिन निकलता गया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता गया, ऑक्सीटोसिन निकलता गया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता गया, और अंत में धीरे धीरे बच्चे माँ के बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और निकलने का रास्ता कौन सा है, कभी बताए थे, भेजीना, उसके ऊपर जो एपर्चर है उसका नाम होता है, ये सबसे यूटेरस है, और उसके नीचे सर्विक्स है, और उसके नीचे क्या कहता है, भेजिना है। तो यूटेरस से पहले सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से आएगा भेजिना में, अब भेजिना से बाहर निकल जाएगा। उस रास्ते को पूरे को कहते हैं बर्थ कैनाल। तो इतना ही बात उसमें लिखे होंगे, उसमें लिखे हैं द ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स, ये ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करता है, यूटेराइन मसल्स पर, एंड कॉजेज ए स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण यूटेरस में और ज्यादा मजबूती से कॉन्ट्रैक्शन होता है, विच इन टर्न जो फिर से स्टिमुलेट करता है किसको, सिक्रीशन ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है। द साइमल्टेनियस रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन हो रहा है, ये दोनों का जो साइमल्टेनियस रिफ्लेक्स है जो कंटिन्यू करता रहता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेराइन मसल में, लीडिंग टू द एक्सपल्सन ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस, जिसके कारण फुली डेवलप्ड फीटस बाहर निकलना शुरू कर देता है। जब तक माँ के बॉडी में बच्चे हैं उसको बोलते हैं फीटस, और जो ही बच्चे बाहर जाते हैं उसको बोलते हैं इन्फेंट, जिसको कहते हैं नवजात शिशु, न्यू जन्म लेने वाला बच्चा, इन्फेंट कहते हैं। और ये तुमको क्या होता है, ये निकलने लगता है कहाँ, फ्रॉम द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल, यूटेरस से बाहर निकल जाता है बर्थ कैनाल होकर के। इस तरह से जब बच्चे माँ के बॉडी से निकल जाते हैं इसको जन्म कहते हैं। एक छोटा सा पार्ट और इसी में है लैक्टेशन, वो बता करके चैप्टर को एंड कर देते हैं। तो देखो इस चैप्टर का सबसे अंतिम पार्ट में है लैक्टेशन। जैसे हमने कुछ देर पहले कहा कि माँ जब बच्चों को जन्म देती है उस बच्चे को भोजन की जरूरत पड़ती है, और ये भोजन माँ अपने बॉडी में तैयार करती है दूध के रूप में, उसको पिलाती है। तथा फीमेल्स मैमरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले जो लड़की है उसका मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएटेड रहता है, पहले से बड़ा रहता है मेल की अपेक्षा, लेकिन जितना बड़ा साइज पहले से रहता है प्रेगनेंसी के समय में फिर से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब पहले जितनी साइज है और ज्यादा साइज का ग्रोथ होता है। और ये होता क्यों है, उसका जवाब है कि ये जो हार्मोन निकलता है प्लासेंटा से, इस प्लेसेंटल हार्मोन उस मेमोरी ग्लैंड के साइज को
या उसको डिफरेंशिएट करता है, ग्रो करता है, जिससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। द मेमरी ग्लैंड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मिल्क प्रोडक्शन कब होगा। 2 महीना 4 महीना प्रेगनेंसी नहीं होता है, लेकिन ये कब होता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग वन। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके तुरंत बाद, क्योंकि एक्चुअली इस मिल्क की जरूरत किसको है? बच्चे को है। तब बच्चे मां के बड़े में रहेंगे, दूध बाहर निकल के क्या करेगा? ज्यों ही बच्चे का जन्म होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिल्क भी तुरंत बाहर आ जाता है। यह जो मिल्क जो तैयार हो जाता है, मिल्क बाहर निकलता है, इसी क्रिया को कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन से क्या फायदा होता है मां को? वो जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसको फीडिंग कराता है, उसका न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूली बॉर्न बेबी को भोजन कराने में मदद करता है। हाँ, ये बात सही है कि जितने भी इंडिया में ही बात करें, सभी मदर्स का मिल्क का क्वांटिटी अलग अलग होता है, किसी को ज़्यादा होता है कम होता है। जिस माँ को कम होता है उसके बच्चे ठीक न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, तो बाहर का दूध भी हम देते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझने के लिए कि जब मिल्क स्टार्ट होता है शुरू में, उस स्टार्ट मिल्क को कुछ दिन तक जो स्टार्ट रहता है उस शुरुआती मिल्क को कहते हैं कोलोस्ट्रम। और उस कोलोस्ट्रम का इंपॉर्टेंस ये है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी के लिए एसेंशियल है। एंटीबॉडीज होते हैं जो उस छोटे बच्चे इन्फेंट्स में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे उसमें एंटीबॉडीज देता है, जिससे उसका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या? तो आज देख रहे हो बच्चों, पूरी दुनिया में कोरोना से सब त्रस्त है। अखबार के माध्यम से, ये जो कई प्रकार के न्यूज चैनल्स के माध्यम से इम्यूनिटी की चर्चा होती है। इम्यूनिटी है क्या? हमारे बॉडी में वो क्षमता जो बाहर का वायरस, बाहर के बैक्टीरिया या बाहर के जर्म से लड़ने की क्षमता देता है। हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा इम्यूनिटी होगा, बाहर का दुश्मन जाएगा, उतना आसानी से मारा जाएगा, हमारा बॉडी सुरक्षित। तो ये जो एंटीबॉडीज है कोलोस्ट्रम में, उस छोटा सा बच्चा जो नादान बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी है, उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज उस बच्चे में जाकर के उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, जिससे बच्चा कम बीमार पड़ता है, दुश्मन से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, ताकि फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ ए हेल्दी बेबी, ताकि आपके बच्चे हेल्दी हो जाएं। 1-2 मिनट और इसमें फोकस करना चाहेंगे बच्चों। पहले की माँ जो 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले माँ बनती थी, लोग अपने बच्चों को ईमानदारी से दूध पिलाती थी। अभी जो न्यू फैशन की लड़कियां सब है, पता नहीं कहां से उसको बैड कंसेप्ट दिमाग में आ गया कि यदि हम बच्चों को मिलकर पिलाएंगे ना, मेरी ब्यूटीनेस, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। मैं उसको समझाना चाहता हूं, ये गलत कंसेप्ट है। बल्कि सच्चाई ये है कि हम अगर बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों को ईमानदारी से भोजन कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, गुड कल्चर देना चाहिए, हमारा ड्यूटी है, पेरेंट्स का ड्यूटी होता है। तो माँ भी जब बच्चों को जन्म देती है, ईमानदारी से बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। अगर आप अपनी ईमानदारी का पालन नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है उस बच्चे के साथ आप अनजस्टिस करते हैं, और ऐसी माँ को कहा जाएगा कि जब बच्चे के साथ जस्टिस नहीं करती हैं, तब समाज और देश के साथ, परिवार के साथ क्या जस्टिस करेंगी। इसलिए मैं उन माताओं को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि साइंटिफिकली ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हर बच्चे को जब जन्म देते हैं, ईमानदारी से ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। ओके, ये चैप्टर समाप्त हो गई। एक बार और बच्चों, जो 12 के बच्चे हो, हम पिछले तुमने देखा होगा चैप्टर समाप्त कर देते हैं, उसके 1-2 दिन के बाद हम क्वेश्चन भेजते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का शिकायत है कि कुछ बच्चे तो आंसर बना के भेजता ही नहीं। जब हम आंसर प्रोवाइड कर देते हैं तो बच्चे मिलाने के बाद ये नहीं बता पाता है कितने ठीक हुए कितने गलत हुए। ये तुमको मैं कंप्लेन करता हूं, इसको तुम दूर करो। जब क्वेश्चन जाएगा हम समय गैप कर देते हैं कि बना करके पहले आंसर भेज दो, तब मेरा आंसर जाएगा, मैच करने के बाद बता देना,
सर कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ये जजमेंट तुमको खुद करना है। तुमको पता चल जाएगा कि मैं 10% ठीक करता हूँ, 50% ठीक करता हूँ, 80% ठीक करता हूँ। इससे तुम्हारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक देश का ये हालत है, तो तक पढ़ाई ऐसी ही होगी। चूँकि सामने रहते तो कुछ डांटते, कुछ कहते भी। अभी तो मात्र जो है सो ऑनलाइन ही कुछ समझा सकते हैं बच्चों। ये तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम सतर्क हो जाओ। हम तो कोशिश करते हैं बढ़िया बनाने का, लेकिन तुमको भी कोशिश करना चाहिए। ओके।